हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 5। यूनिट 4 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है? दलीय व्यवस्था, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था। ये हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट 5 का। लेकिन हम ना सिर्फ पहले दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि दलीय व्यवस्था है क्या, ये दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है गाइस कि दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों की संगठन समूह है जो एक सी विचारधारा रखते हैं। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और सदैव शक्ति प्राप्त करने और उनके बचाए रखने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो शक्तियाँ मिलती हैं और जो शक्तियाँ होती हैं उनको बचाए रखने का प्रयास करते हैं। किसी देश में राजनीतिक दल की संख्या आधार पर दल व्यवस्था के 3 वर्गों में विभाजित होती है। अब किसी भी देश में 3 वर्ग में राजनीतिक दल विभाजित होता है। फर्स्ट क्या है? पॉइंट है हमारा एक दल, यानी एक दलीय प्रणाली, यानी कि एक दलीय व्यवस्था। प्रणाली को ही हम व्यवस्था कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि किसी देश में एक राजनीतिक दल होता है तो वह एक दल प्रणाली कहलाती है, यानी कि एक दल व्यवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है जनवादी चीन में एकल दल प्रणाली है। जैसे कि जनवादी जो चीन है वहाँ पे एक दल व्यवस्था है। सेकंड है हमारा द्विदलीय प्रणाली, यानी कि द्विदलीय व्यवस्था। यदि किसी देश में 2 प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्हें 2 दलों के बीच आती जाती रहती है, यही प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली है। ठीक है। अब हमारा बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है वो देखिए। यदि किसी देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं तब उस प्रणाली को बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं, अंततः हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। जो भारत है उसमें कौन सी प्रणाली है? बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत आना आवश्यक नहीं है और जब ऐसा होता है तो देश में या प्रांत में साझा सरकार बनाई जाती है। साझा सरकार में 2 या 2 से अधिक दल शामिल होते हैं, उनको बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली। अब हमारे दलीय व्यवस्था का महत्व, दलीय व्यवस्था का कितना महत्व है वो देखिए। दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक शासन को संभव बनाती है। आधुनिक युग में शासन कार्य राजनीतिक दल के सहयोग से होता है। ये शासन की नीति बनाने से सहयोग करते हैं, साथ ही इनके सहयोग में नीति का बदलाव आसान होता है। दल व्यवस्था के प्रभाव से सरकार जनोन्मुखी होती है, वह लोकहित के कार्य करती है। राजनीतिक दल शासन की निरंतरता पर रोक लगाती है। इन दल से जनता की आशाएं और अपेक्षाएं सरकार तक पहुंचती है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। मतलब कि जो जनता है उसको मतलब बातें, यानी कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। इसके माध्यम से सभी को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक दल नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक होते हैं। क्या होते हैं राजनीतिक दल? नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक होते हैं। ये लाइन, इनके द्वारा राष्ट्र का एकांतत्व स्थापित होता है, यानी कि राष्ट्र एकता बनती है। अब हमारा एक दलीय व्यवस्था के गुण। अब हमारी एक दलीय व्यवस्था के गुण क्या क्या होते हैं वो देखिए। एक दलीय प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 है हमारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। अब राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा कैसे देता है वो देखिए। एक दलीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए रामबाण औषधि है। रामबाण यानी कि बहुत मजबूत। बहुदलीय प्रणाली या द्विदलीय प्रणाली में प्राय ये देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर दलों में दरारें पड़ती हैं, यानी कि अब कुछ भी हल्की सी भी नोकझोंक हो गई तो दोनों दल में दरारें पड़ जाती हैं। मतलब मिनट से पहले वो लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्राय दल बदल होता रहता है। वो हमेशा दल बदल करते रहते हैं। कि अब आज के समय में भी देखिए, अगर एक पार्टी में किसी नेता की लड़ाई हो जाती है किसी से, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता दूसरी पार्टी में जाने के लिए। इससे राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। एक दल प्रणाली में इस प्रकार की संभावना नहीं होती, और जहाँ पे एक दल प्रणाली होती है वहाँ पे ये संभावना नहीं होती। अब हमारा राजनीतिक स्थायित्व क्या होता है? दलीय और प्रणाली प्रकार में सरकार दलों के आधार पर बनती बिगड़ती है। फ्रांस में निकाल से पहले आए दिन सरकारें बदलती रहती हैं। भारत में भी 1966 से 1969 तक संयुक्त सरकारों के कालों में दलों के कारण राजनीतिक अस्तित्व का वातावरण उत्पन्न हो गया था।
लेकिन एक दलीय व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता की गुंजाइश नहीं रहती। रूस में एक दलीय व्यवस्था होने से वह राजनीतिक स्थिति में भी सतह परिवर्तन भी शांतिपूर्वक हो गया है। मतलब कि अगर वहाँ पे चेंजिंग भी होनी होती है तो एक दलीय व्यवस्था में बहुत आसानी से चेंजिंग हो जाती है। थर्ड है हमारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की सिद्धि में सरलता। एक दलीय प्रणाली में राष्ट्रीय उद्योगों का निर्माण व उनकी सिद्धि सरलता से होती है, यानी कि बहुत आराम से होती है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में भी एक ही दल का वर्चस्व होने के कारण सभी स्तरों पर राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण एवं प्राप्ति सरलता से होती है। अब है हमारा एक दलीय प्रणाली के दोष। अब इसमें नुकसान क्या क्या होते हैं, फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या क्या है, दोष क्या क्या है वो देखिए। एक दलीय प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। आध्यात्मिक तंत्रों को प्रोत्साहन। अब इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक तंत्रों को प्रोत्साहन वो देखिए। इस प्रणाली में विरोधी दल के अभाव के कारण सत्ताधारी दल के निरंकुश बन जाने की संभावना रहती है। इसमें शासितों का अहित होने की संभावना रहती है। मतलब कि जो वहाँ पे जो दूसरे पार्टी के लोग होते हैं वो पार्टी में आने के लिए बहुत वो रहते हैं। अब हमारा सैनिक षड्यंत्रों की संभावना। सैनिक षड्यंत्रों की संभावना क्या होती है वो देखो। एक दलीय व्यवस्था में सैनिक तानाशाही की संभावना रहती है। जिन देशों में एक दलीय प्रणाली है उनमें सत्ता के लिए संघर्ष होते रहते हैं। माओ की मृत्यु के बाद चीन में सत्ता के लिए उदारवादियों एवं उग्रवादियों में सत्ता संघर्ष चला। घाना व नाइजीरिया में भी आए दिन सैनिक षड्यंत्र होते रहते हैं। मतलब कि सेनाएं आपस में लड़ती रहती हैं। अब हमारा नागरिक अधिकारों का अंत। नागरिक अधिकारों का अंत कैसे हो देखिए। इस शासन में व्यक्ति के विकास में बाधा पड़ती है क्योंकि नागरिकों की सारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। विचारों की स्वतंत्रता न होने से नागरिकों की अधिकारों का अंत हो जाता है। इस प्रकार एक दलीय प्रणाली में सत्ता की दुरुपयोग और प्रजातंत्र के प्रभावों की संभावना बनी रहती है। लेकिन इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी कमजोरियों के बावजूद इस व्यवस्था ने नवोदित राष्ट्रीयता, एकता, प्रशासन तंत्र के गठन और विशेषकर साम्यवादी देशों में लक्ष्य निर्धारित एवं लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सराहनीय कार्य किया था। अब है हमारी द्विदलीय व्यवस्था के गुण। अब द्विदलीय व्यवस्था के गुण क्या क्या होते हैं आप वो देखिए। ये वाला द्विदलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण बताए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा द्विदलीय पद्धति सुदृढ़ और स्थायी शासन का आधार होती है। दो दलों में एक दल को बहुमत मिलने पर वह संगठित होकर सरकार का निर्माण करता है जो स्थिर व सुदृढ़ होती है। मतलब कि अगर एक राज्य में दो दल हैं यानी कि दो पार्टियां हैं एक ही नाम की, अगर उसमें से एक राज्य में एक विजय हो गया तो वो अब दोनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। यानी कि दोनों को भी अगर हाफ हाफ वोट मिले हैं तो वो दोनों एक मिलकर सरकार अपनी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा दूसरा दल सचेत विरोधी दल काम करता है। सत्तारूढ़ दल की प्रत्येक गतिविधि पर विरोधी दल की निगाह रहती है। वह खुलकर गलत नीतियों की आलोचना करता है। इससे सत्तारूढ़ दल कोई गलत काम नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रशासन संबंधी कुशलता को स्पष्ट देखा जा सकता है। सशक्त विरोधी के रहते प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से चलता है क्योंकि गलत काम करने पर आलोचना का भय बना रहता है। मतलब कि इसके फायदे हैं द्विदलीय के। अगर जैसे एक पार्टी गलत काम करे तो दूसरी पार्टी उसको रोक सकती है। भय रहता है कि हाँ कि अगर हमने गलत काम किया तो कोई वो आन के हम पे रोक ना दे। फोर्थ है हमारा द्विदलीय व्यवस्था का एक ये भी लाभ है कि इसमें सरकार की योजना पर निरंतर बनी रहती है। सरकार स्थिर होने के कारण दीर्घकालीन योजना को बना सकती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द्विदलीय व्यवस्था में शासन उत्तरदायी होता है। कौन सा शासन होता है द्विदलीय में? उत्तरदायी शासन होता है। सत्तारूढ़ दल को शासन के दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब है हमारा द्विदलीय व्यवस्था के दोष। अब दोष क्या क्या होते हैं वो देखिए। द्विदलीय व्यवस्था के निम्नलिखित दोष हैं। द्विदलीय व्यवस्था में जनता के सामने दो ही विकल्प होते हैं जिनमें से एक का चयन करना होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि सारी जनता दोनों दलों की विचारधारा के अनुरूप ही विचार रखती हो। मतलब कि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। ये सब। सेकंड हमारा द्विदलीय व्यवस्था में एक दल की निरंकुशता हो जाती है। एक दल का स्पष्ट बहुमत होने पर यह मनचाही नीतियों व विधियों का निर्माण कर सकता है। थर्ड है हमारा द्विदलीय व्यवस्था का एक ये दोष है कि इसमें अल्पमत की अवहेलना की जाती है। दो दलों में से एक दल जो सशक्त होगा हमेशा वही सत्ता में रहेगा
और अपनी नींव को मजबूत करेगा। इसमें अल्पमत के हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकेगा। फोर्थ है, दलीय कठोर अनुशासन के कारण दल की नेताओं की तानाशाही चलती है। दल के अन्य सदस्य नीतियाँ निर्धारण का काम नहीं करते, वह तो केवल बहुमत बनाने के लिए होते हैं। एक शो केस में शोपीस केवल सजावट का काम करता है, उनके दुकानदार एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। उसी प्रकार नेता लोग दलीय संसदाओं का इच्छानुसार नचा सकते हैं, मतलब ये इसका दोष है। अब हमारा बहुदलीय व्यवस्था का गुण। अब बहुदलीय व्यवस्था के गुण क्या क्या होता है वो देखिए। बहुदलीय दलीय प्रणाली का निम्नलिखित गुण होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था जनतांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल है। प्रत्येक व्यक्ति के विचार इसमें दलों में से किसी न किसी दल में मिलते ही हैं। मतलब कि अगर जैसे कि बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, जनता के हित होता है, वो जनता किसी न किसी के मिलेगा ही मिलेगा। अब इतनी सारी पार्टियां हैं, जनता किसी भी पार्टी में शामिल हो सकती है। अब हमारा बहुदलीय व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। थर्ड है, इस व्यवस्था में किसी भी दल की तानाशाही नहीं हो सकती। मिश्रित सरकार होने से कोई दल मनमानी नहीं कर सकता, मतलब कि सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, कोई अपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जैसे द्विदलीय में मनमानी कर सकते, दो सरकारें होती हैं आपस में मनमानी कर लेंगी, एक दलीय में मनमानी हो जाएगी, लेकिन बहुदलीय में मनमानी नहीं होगी। इसमें सभी दलों के कार्यक्रमों व नीतियों की अच्छाई को ग्रहण करते हुए देशों के हित के लिए प्रभावकारी योजना व नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। फिफ्थ है हमारा, इसके अंतर्गत देश के प्रभावशाली व योग्य व्यक्ति शासन में आकर अपनी प्रतिभा का योगदान दे सकते हैं। अब बहुदलीय व्यवस्था के दोष, अब इसमें भी दोष होते हैं, नुकसान होते हैं, वो देखिए। इस दलीय की कुछ मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। बहुदलीय व्यवस्था के कारण सरकार में स्थायित्व तो नहीं रह पाता। किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने से मिलीजुली सरकार बनती है और उसमें भी किसी दल के सरकार छोड़ने पर सरकार टूट जाती है। मतलब कि इसमें एक सरकार नहीं बन पाती, बहुत सारी सरकारें मिलकर एक सरकार बना लेंगे, लेकिन अगर एक पार्टी को अच्छी नहीं लगी तो वो अगर जाएगा छोड़ के तो सारी सरकार टूट जाती है। फ्रांस में इसी कारण राजनीतिक अस्थिरता रहती है। सेकंड है, दलों की कोई निश्चित विचारधारा न होने के कारण वे अवसर का लाभ उठाकर कभी किसी से कभी किसी दल से सामयिक गठबंधन बनाते रहते हैं। अब उनकी अपनी सरकार न होने की वजह से क्या नाम है, वो अलग अलग पार्टियों में मिलकर गठबंधन बनाते हैं। इस व्यवस्था में दलों का आधार पवित्र नहीं होता, संकीर्ण भावना इनमें प्रबल होती है। ये व्यवस्था राष्ट्र विभाजन की ओर अक्सर करती है। फोर्थ है, इस व्यवस्था में दलों में अनुशासन कठोर नहीं होता और दल बदल की प्रवृत्ति को इससे प्रोत्साहन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, इस व्यवस्था में बहुत से दलों का संगठन मजबूत और प्रभावशाली नहीं होता। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। गाइस देखो, जो आपकी एसओएल की बुक है ना, उसमें ये द्विदलीय, एक दलीय और ये बहुदलीय बहुत ही लेंथी दे रखा है। हमने उसी में से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के ये PDF बनाया है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। यूनिट 5 आज कंप्लीट होता है।